दोस्तों, कभी कभी हमारी या हमारे बच्चों की खामोशी हमें ऐसे ज़िंदगी की मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर पछताने के अलावा हमारे हाथ में कोई और चीज़ नहीं होती। कई बार बच्चों से ये कह देना बड़ों की बात माननी चाहिए, ये कह देना भी कभी कभी बहुत बड़े नुकसान का सामना करा देता है। और कई बार छोटे बच्चे हमें अपनी बातों में ऐसा इशारा दे रहे होते हैं जो इशारा अगर हम समय रहते समझ लें तो एक बड़ी परेशानी से, बड़ी घटना से बच सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपना दिल थाम बैठेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। आज की जो कहानी है कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक सच्ची कहानी है। पाकिस्तान के एक शहर में ज़ुबैदा नाम की एक महिला रहती हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम निशा, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, और छोटी बेटी का नाम आलिया, जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। ज़ुबैदा अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक रोज़ उनके पति की तबीयत ख़राब होती है, तबीयत बिगड़ती है और उनके पति का देहांत हो जाता है, जिसके बाद ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हैं। देहांत के बाद ज़ुबैदा फिर फ़ैसला लेती हैं कि अब शायद मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने मायके जाना चाहिए, यानी अपने घर वालों के पास जाना चाहिए। घर में उनके एक भाई रहते हैं और उनकी भाभी रहती हैं। ज़ुबैदा अपने दोनों बच्चों को लेती हैं और अपने मायके, अपने घर चली जाती हैं। कुछ रोज़ वहाँ पर गुजारती हैं। फिर कुछ रोज़ के बाद उनकी भाभी के उन्हें तंज ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद ज़ुबैदा फ़ैसला लेती हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। जो मेरे पति का घर था मैं वहीं रहूँगी और अकेले ही गुज़र बसर करूँगी, अपने बच्चों का भरण पोषण करूँगी। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि एक महिला, अकेली महिला, और कोई अर्निंग भी नहीं हो और कोई काम भी ना हो तो कब तक अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है। फैसला बड़ा था। फिर वक्त गुजरा तो ज़ुबैदा को यह एहसास होने लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद ज़ुबैदा को एक अच्छा हमसफ़र मिल गया, जिनका नाम था अकरम। अकरम ने ज़ुबैदा से शादी कर ली। शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही है। दोनों बच्चियां बहुत खुश हैं कि उनको भी एक सहारा मिल गया, यानी उनके पापा मिल गए। अकरम भी दोनों बच्चियों में कोई भेदभाव नहीं करता था। अकरम दोनों बच्चियों को ऐसा प्यार दिया करता था जैसे वो खुद की औलाद हैं। ज़िंदगी का 1 साल ऐसे ही गुजर जाता है। ज़िंदगी के 1 साल गुजर जाने के बाद अकरम को, उनकी वाइफ को, एक बच्चा भी होता है। 1 साल बाद एक बेटा होता है, जिसके बाद अकरम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहती है। निशा, जिसकी उम्र करीबन 12 साल थी, वो पढ़ाई करती थी और अभी 8वीं की परीक्षा देने ही वाली थी। निशा जिससे पढ़ती थी उस टीचर की भी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि अब मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि उनकी जो टीचर थी उनकी शादी हो गई। अकरम का इरादा था कि अगर निशा 8वीं की परीक्षा को पास कर लेती है तो मैं उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगा। जिसके बाद दोनों ही परेशान हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि अब जो इनकी टीचर थी उसकी तो शादी हो गई और अब बच्ची की पढ़ाई का क्या होगा। ज़ुबैदा इस बात का मशवरा कर ही रही होती है कि अकरम कहता है कि मेरे भाई के बेटे ने, उसने अभी ट्यूशन सेंटर खोला है, मैं उससे एक बात कर लेता हूँ, हो सकता है कि शायद वो पढ़ा दे। अकरम इतना कहने के बाद समीर को, यानी अपने भतीजे को फ़ोन मिला देता है और कहता है कि समीर, मेरी बेटी है निशा, तुम उसकी 8वीं की परीक्षा की तैयारी करा दो ताकि वो पास हो सके, जिसके बाद मैं उसका किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूँगा। इस पर समीर जवाब देता है, बिल्कुल चाचा जान, आप इसको मेरे पास भेज दीजिए, मैं खूब अच्छे से इसकी तैयारी करा दूंगा और फिर इसका अच्छे स्कूल में दाखिला भी आप करा दें। इतना सुनना था कि निशा को अकरम अपने साथ ले जाते हैं और अपने भाई के घर छोड़ आते हैं। अब निशा, जो 12 साल की उम्र है, अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगी थी और भी परिवार में सभी लोग थे। निशा पढ़ने पहुंच गई, निशा ट्यूशन लेती रही। कुछ वक्त गुजरता रहा तो निशा को महसूस होने लगा कि शायद मेरे भाई की नज़रें मुझे अपने ऊपर ठीक नहीं लग रही हैं। जिसके बाद निशा चिंतित हो जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है
और कहती है माँ मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, लिहाजा आप मुझे यहाँ से बुला लीजिए। अब ज़ुबैदा पलट कर जवाब देती हैं, बेटा कुल 1 महीने की सारी बात है, आप अपना सारा जहन, अपना सारा दिमाग अपनी पढ़ाई में लगाइए ताकि आप पास हो सकें। अगर आप पास हो जाएंगी तो आपका एडमिशन हम एक अच्छे स्कूल में करा देंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब इस बात को सुनती है निशा और ख़ामोश हो जाती है और अपनी माँ के सपनों को अपनी आँखों में भरकर चुप्पी साध लेती है। जिसके बाद समीर लगातार इस पर गंदी नज़र बनाए हुए था। फिर एक रोज़ समीर के घर वाले एक शादी में गए हुए थे। अब निशा और समीर दोनों घर पर अकेले हैं। मौका देखकर समीर निशा के कमरे में जाता है और जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। ये सब देखकर निशा घबरा जाती है और कहती है भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं। समीर कहता है कि निशा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। इतना सुनना था कि 12 साल की निशा घबरा जाती है। घबराने के बाद कहती है भाईजान आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बारे में ऐसा ना सोचें। लेकिन समीर के दिमाग पर पूरी तरह शैतान सवार था और उसने फ़ैसला कर लिया था कि मैं आज निशा के साथ दरिंदगी कर कर ही रहूँगा। जैसे ही निशा उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो समीर उसको पकड़ता है और बेड पर धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद समीर उसके साथ वो सब करता है जो हम आपको बयां भी नहीं कर सकते। जब ये सब हो जाता है तो निशा बेहद घबरा जाती है और फिर से अपनी माँ को फ़ोन करती है, माँ मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है, लिहाजा आप मुझे यहाँ से बुला ही लीजिए। जब थोड़े अल्फाज सख्त हुए तो माँ ने कह दिया कि ठीक है मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ज़ुबैदा जाती हैं और अकरम से सारी बात बताती हैं कि निशा का बहुत ज़्यादा दिल उखड़ रहा है और वो कह रही है कि आप मुझे बुला ही लीजिए। इस पर अकरम गुस्सा हो जाते हैं। अकरम कहता है कि इसका पढ़ाई में दिल है ही नहीं, ये पढ़ना ही नहीं चाहती है। मैं तो चाह रहा था कि मैं इसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूंगा जिसके बाद इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाली से गुजरेगी और आगे पढ़ाई में बढ़ती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ पाएगी। इतना कहकर अकरम अपने भाई के घर पहुंच जाता है और निशा को जाते ही डांट लगाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं है तो हमें बता दिया होता, हम तुम्हें यहाँ भेजते ही क्यों। और वाकई तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं है तभी तो अपनी माँ को तुम बार बार फ़ोन कर कर के परेशान करती हो। जिसके बाद समीर इस बात को सुनकर फ़ौरन कहता है, जी चाचा जान आपने सही कहा, इसका दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है बल्कि इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगा रहता है। अब निशा ने यहाँ पर चुप्पी साध ली और सोच लिया कि एक बार मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँ, फिर मैं सारी बात उन्हें बता दूँगी। अकरम निशा को लेकर अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही निशा अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोती है और सारा मामला अपनी माँ को बता देती है, जिसे सुनने के बाद ज़ुबैदा हैरत में हो जाती हैं, सर पकड़ लेती हैं। फिर फ़ौरन ही ज़ुबैदा अकरम के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके भतीजे ने देखिए मेरी निशा के साथ क्या कर दिया। इतना सुनने के बाद अकरम गुस्सा हो जाता है और समीर को फ़ोन मिलाता है और कहता है, समीर तुमने ये क्या हरकत की है, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा और तुमने इसके साथ क्या हरकत की। इतना सुनने पर समीर जवाब देता है कि चाचा जान ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ये सारे की सारी चीज़ जो है ये सिर्फ पढ़ाई से बचने का बहाना है और ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इतना सुनने के बाद अकरम कहता है कि बेटा तुम सही कहते हो, मैं तो सोच रहा था कि पढ़ाई करेगी आगे बढ़ेगी और मैं सोच रहा था कि लोग वैसे ही कहते हैं कि अपनी औलाद में और पराई औलाद में फ़र्क होता है, सौतेली औलाद में फ़र्क होता है। मैं ही पागल था जो इसके लिए सब कुछ सोच रहा था। आखिर इसने ये साबित कर ही दिया कि गैर औलाद गैर की ही होती है। इतना कहकर अकरम फ़ोन काट देता है, जिसके बाद वो कहता है निशा से, निशा अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो बिल्कुल ना करो, लेकिन किसी की इज़्ज़त के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ और किसी के ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम ना लगाओ। अब ये बात वहाँ पर रफ़ा दफ़ा हो जाती है। थोड़ा वक्त गुज़रता रहता है,
कुछ महीने गुजर जाने के बाद निशा के जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। फिर एक रोज़ पेट में बेइंतहा दर्द होता है, जिसके बाद ज़ुबैदा परेशान हो जाती हैं। ज़ुबैदा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टरों से पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्ची माँ बनने वाली है। अब इतना सुनना था कि ज़ुबैदा के पैरों तले ज़मीन निकल गई और ज़ुबैदा अपने सर को पकड़कर बैठ गई कि आखिर ये क्या हो गया। ज़ुबैदा घर वापस आती हैं और सारी कहानी अकरम को बताती हैं। अकरम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, जिसके बाद अकरम फैसला लेता है कि अब ये बच्ची मेरे घर में नहीं रहेगी। अगर ये मेरे घर में रहेगी तो मेरी बदनामी होगी, समाज में मैं नज़रें ऊपर कर कर चल नहीं पाऊँगा, लिहाजा अब ये मेरे साथ नहीं रह सकती। ज़ुबैदा अकरम को बहुत समझा बुझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा ना करें, इसकी बच्ची की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, आखिर ये कहाँ जाएगी, हम ही तो इसका सहारा हैं। जिसके बाद अकरम नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। रोज़ मौका पाकर ज़ुबैदा समीर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं, समीर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। समीर मौका देखकर घर पर आ जाता है। घर आने के बाद ज़ुबैदा उनसे कहती है, समीर से कहती है कि समीर मैं जानती हूँ, देखो तुमने ये सब निशा के साथ किया है, जो कुछ हो गया उसको ख़त्म करो और मेरी निशा को तुम अपना लो, लिहाजा उससे शादी कर लो और इसे अपने साथ ले जाओ। इस पर समीर आग बबूला हो जाता है, कहता है कि ऐसा ना कहो कि किसी और का पाप तुम मेरे सर पर थोप रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैंने ये सब नहीं किया है। अब ज़ुबैदा इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है, समीर मैं जानती हूँ कि ये पाप तुम्हारा ही है, ये पाप तुमने ही किया है और मैं ये बात तुमसे उगलवा कर रहूँगी। इतना सुनना था कि समीर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है, मैं तो लड़का हूँ, मेरी कहीं भी शादी हो जाएगी, ज़्यादा बदनामी तुम्हारी बच्ची की है, इसकी बदनामी ज़्यादा होगी, लिहाजा तुम मुझे परेशान ना करो, मुझे जाने दो और इसका जो भी कर सको उसका करो। जैसे ही समीर ये बात कहकर मुड़ता है तो ज़ुबैदा एक खंजर निकालती है और समीर पर वार कर देती हैं, जिसके बाद समीर की मौके पर मौत हो जाती है। जब ये सारी बात हो रही होती है तो ज़ुबैदा उस वक्त अपने मोबाइल में इस सब बातों की रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिस बात से समीर बेखबर था। जिसके बाद ज़ुबैदा अपनी दोनों बच्चियों को लेती हैं और अपने बहन के घर जा पहुंचती हैं और सारी कहानी अपनी बहन को बताती हैं। ज़ुबैदा की जो बहन थी अच्छे दिल की थी, साफ दिल की थी। जिसके बाद ज़ुबैदा ने कहा कि मैंने ऐसा कदम उठा दिया है, समीर का कत्ल कर दिया है और लिहाजा कुछ ही वक्त बाद हो सकता है कि पुलिस आए, समीर के कत्ल के जुर्म में मुझे अपने साथ ले जाए, लिहाजा आप मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखिएगा। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और ज़ुबैदा को समीर के कत्ल के जुर्म में पुलिस ले जाती है और उसको सज़ा सुना दी जाती है। वहीं जब ज़ुबैदा जेल चली जाती है तो अकरम उससे जेल में मिलने जाता है और अकरम कहता है, ज़ुबैदा ये तुमने क्या कर दिया, अगर तुम मुझे सारी बात बता देती तो हो सकता था मैं कुछ करता और तुमने जो भी किया गलत किया। फिर उसके बाद ज़ुबैदा कहती हैं कि मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग फला फला मोबाइल में, आप उसको सुन लीजिए। इसके बाद अकरम उस रिकॉर्डिंग को सुनता है, सुनने के बाद बिल्कुल चौंक जाता है और ये सारी बात वहाँ पर जो मौजूदा पुलिस थी वो भी सुन रही होती है। वहीं 6 महीने गुजर जाने के बाद निशा को एक मुर्दा बच्चा पैदा होता है। मुर्दा बच्चा पैदा हो जाने के बाद अब निशा की जो खाला थी वो बहुत अच्छे दिल की थी, यानी ज़ुबैदा की जो बहन थी वो बहुत अच्छे दिल की थी। उनका इकलौता बेटा था, वो निशा की उससे शादी कर देती हैं। आज निशा अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रही है और ज़ुबैदा अपनी किए की सज़ा जेल में गुजार रही हैं। दोस्तों अब इसी के साथ हमें आप ज़रूर बताइएगा जो ज़ुबैदा ने किया क्या वो सही था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारी सभी घटनाओं के, सारी कहानियों के पीछे का एक ही मकसद होता है कि हम आपको सचेत कर सकें। किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं होता, किसी को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय